नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था रीट पात्रता परीक्षा 2022 का सिलेबस और इसके अंतर्गत हमने सामाजिक अध्ययन को शुरू किया था। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक के विषय में, जिनका नाम है मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आने की संभावना रहती ही है। तो दोस्तों, मैं आपको याद करवा दूँ, फर्स्ट यूनिट हमारी हो गई, दूसरी भी हो गई, तीसरी भी हो गई, चौथी यूनिट में ये टॉपिक संविधान के निर्माण विशेषता हमने कर ली है, उद्देशिका को भी अपने कर चुके हैं। अभी अपने मूल अधिकार और मूल कर्तव्य इन दोनों टॉपिक के विषय में इस वीडियो में एक ही वीडियो में बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं मूल अधिकारों से जुड़े हुए मूल तथ्य कौन से हैं जिन्हें हमें जानना आवश्यक है। सबसे पहले हम इसके थोड़े से इतिहास को देख लेते हैं, इसके बैकग्राउंड को देख लेते हैं, किस तरह से मूल अधिकार का विकास हुआ, कैसे भारत में पहुंचा था। तो सबसे पहले अगर हम ये जानना चाहें कि मूल अधिकार हम कहते किसको हैं, यानी ये मूल अधिकार होते क्या हैं, तो मूल अधिकारों के लिए हम कह सकते हैं कि ऐसे अधिकार, मूल अधिकार क्या हैं, बाकी अधिकारों की तरह ये भी क्या हैं, अधिकार ही हैं। ऐसे अधिकार जो किसी भी नागरिक को उसके समग्र विकास के लिए संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यानी ऐसे अधिकार जो किसके द्वारा दिए जाते हैं दोस्तों, संविधान हमें देता है। किसको देता है? नागरिक को। नागरिक को मिलने वाले ऐसे अधिकार जो संविधान के द्वारा दिए गए हैं और जो नागरिक के समग्र विकास के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। समग्र विकास के लिए जो आवश्यक हैं, ऐसे अधिकार संविधान के द्वारा दिए गए हैं। न केवल संविधान ऐसे अधिकार देता है बल्कि उनका संरक्षण भी करता है। तो उन अधिकारों को हम मूल अधिकारों के नाम से जानते हैं। साधारण सी भाषा में मैं कहना चाहूँ तो नागरिकों को मिलने वाले ऐसे अधिकार जो उसके समग्र विकास के लिए हैं, आवश्यक हैं, संविधान के द्वारा दिए जाते हैं। न केवल दिए जाते हैं बल्कि उनका संरक्षण भी किया जाता है। तो ऐसे अधिकारों को हम मूल अधिकारों के नाम से जानते हैं। जैसे हम कहना चाहें, व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य द्वारा स्थापित ऐसी व्यवस्थाएं जिन्हें समाज मान्यता प्रदान करता है, मूल अधिकार कहलाते हैं। दोस्तों, बिल्कुल सामान्य सी भाषा में हम बात करें। अब हम देखें कि मूल अधिकारों की जो शुरुआत हुई है, मूल अधिकारों की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। तो मूल अधिकारों की जो शुरुआत है वो 1215 में, कब से दोस्तों? 1215 में ब्रिटेन के सम्राट जॉन द्वितीय के द्वारा मैग्ना कार्टा नामक अधिकार पत्र को जारी कर किसानों को अधिकार देने के साथ में ही हम इसमें मानते हैं। हुआ क्या था दोस्तों? हाँ, पहली बात कि मूल अधिकारों की शुरुआत कहाँ से मानेंगे? 1215 में। सबसे पहले क्या हुआ? 1215 ईस्वी के अंदर ब्रिटेन में जो शासक थे उस समय, किंग जॉन। कौन थे दोस्तों? किंग जॉन थे। किंग जॉन के द्वारा नागरिकों को अधिकार देने के लिए मैग्ना कार्टा कानून को पारित किया गया। इसीलिए ब्रिटेन को मूल अधिकारों का जन्मदाता या जनक कहते हैं। ब्रिटेन ही क्या है? मूल अधिकारों का जनक है, जन्मदाता है, हम इसे ही मानते हैं। लेकिन हम कहें मौलिक अधिकारों की लिखित अभिव्यक्ति सबसे पहले किसने की थी? अमेरिका ने ही की थी। ये बात आती है 1791 की। 1791 के अंदर यूएसए ने नागरिकों के लिए संविधान के द्वारा मूल अधिकार प्रदान किए। इसलिए मूल अधिकारों का जनक अपने अमेरिका को भी मानते हैं। जैसे भाई प्रश्न आए उसी हिसाब से हमें करना है। सबसे पहले जो बात की गई थी मूल अधिकारों के विषय में 1215 के अंदर की गई थी, लेकिन संवैधानिक तौर पर अगर बात हुई है तो अमेरिका में हुई है दोस्तों। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों की जननी ब्रिटेन है, लेकिन भारत में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। हमारे यहाँ जो संविधान में अधिकार हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं? वो अमेरिका से लिए हैं, ब्रिटेन वाले हमारे यहाँ पर नहीं हैं। अब इन अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा आयोग है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी है दोस्तों। इसकी स्थापना 10 अक्टूबर 1993 को की गई थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, वैसे ही राजस्थान में भी राज्य मानवाधिकार आयोग है, जिसका गठन 18 जनवरी 1994 को हुआ था और 23 जनवरी 2000 से इस आयोग ने अच्छे से कार्य करना शुरू कर दिया था। भारत में हम देखें तो पहली बार मौलिक अधिकारों की जो मांग है वो बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज्य विधेयक के अंदर उठाई थी। 1895 के अंदर था वो स्वराज्य विधेयक, जब इसकी पहली बार मांग उठी थी। तो पहली बार मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है वो मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में 1928 में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और 1915 के अंदर एनी बिसेंट का जो होम रूल लीग है वहाँ पर भी हमें इसके विषय में देखने को मिलता है।
तो भारत में अगर सबसे पहले हम बात करें, कभी भी मौलिक अधिकारों की बात हुई तो 1895 का जो स्वराज्य विधेयक था बाल गंगाधर तिलक का था, उसमें हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। तिलक के स्वराज्य विधेयक के बाद एनी बेसेंट के नेतृत्व में गृह स्वराज्य बिल के तहत भी मौलिक अधिकारों के विषय में बात की गई थी। दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के निर्माण के लिए 2 समितियों का गठन किया गया था। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता वाली मौलिक अधिकार समिति थी और जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता वाली 2 समितियां थी जो उप समिति थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति कौन सी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी परीक्षा में लेटेस्ट चल रहा है, पूछा जा रहा है। तो हमने कहा हम भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के निर्माण के लिए हमने 2 समितियां बनाई थी। एक के अध्यक्ष तो थे जिसका नाम था मौलिक अधिकार समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एक मौलिक अधिकारों की उप समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन थे, जे.बी. कृपलानी थे दोस्तों। और इन्हीं के द्वारा जो हैं वो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। मूल अधिकारों को भारत का अधिकार पत्र या भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा या भारतीय संविधान का लोकतंत्र का आधार स्तंभ भी कहा जाता है। मूल संविधान में हमें 7 अधिकार दिए गए थे, 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के मौलिक अधिकारों को हटा दिया गया और उसे 300 क के तहत, जो कि पहले 31 में था, केवल विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि पहले जब हमें मूल संविधान में अधिकार दिए गए थे तो 7 मौलिक अधिकार थे। 31वें अनुच्छेद के अंदर था हमारा संपत्ति का अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार नहीं रह गया है क्योंकि 44वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा इस 31वें अनुच्छेद को हटा दिया गया। मौलिक अधिकार को जो है संपत्ति के अधिकार से अलग कर दिया गया, यानी संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, बल्कि अब ये कानूनी और विधिक अधिकार है। यहाँ से 31 से निकल करके ये कहाँ चला गया, ये अनुच्छेद 300 के अंतर्गत चला गया है, जहाँ पर इसके बारे में जानकारी मिलती है और वहाँ पर ये केवल कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये हटाने का जो क्रम हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। वर्तमान में अगर आपसे बात की जाए कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक होती है, लेकिन ये वाद योग्य होते हैं। नकारात्मक का मतलब राज्य, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेद नहीं करेगा, यानी हर के अंदर आपको क्या मिलेगा, नहीं 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 मिलता है, इसलिए हम इसके प्रकृति को क्या मानते हैं, नकारात्मक मानते हैं। ये वाद योग्य होती हैं। भाग 3 में है मूल अधिकार, कौन से भाग में है, भाग 3 में 12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेद इसी से संबंधित हैं। तो भाग 3 को डॉक्टर अंबेडकर ने सर्वाधिक प्रकाशमान और अलौकिकता वाला भाग कहा है। अगर आपसे पूछा जाए वो अनुच्छेद जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने सर्वाधिक प्रकाशमान अलौकिकता वाला बताया है, तो वो भाग 3 है। संविधान सभा ने मूल अधिकारों पर कितने समय तक बात की थी, 38 दिन तक बात की थी दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार हैं। मूल अधिकार कहाँ हैं, कौन से भाग में मिलेंगे, भाग 3 में मिलेंगे। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक आर्टिकल जो हैं वो मूल अधिकारों से संबंधित हैं। मूल अधिकारों से संबंधित जो अनुच्छेद है हमारे पास में निम्न है। पहला है समानता का अधिकार, 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार हैं। कुल इन अनुच्छेदों की संख्या 5 है, जैसे हम कह रहे हैं 14, 15, 16, 17, 18, इनकी गिनती 5 अनुच्छेद इससे संबंधित है। ऐसे प्रश्न भी पूछे हुए हैं कई बार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 और 22, 19 से 22 तक हो गया ना, जैसे हम कहें 19, 20, 21 और 22, ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4। तो इस हिसाब से कुल 4 अनुच्छेद हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें 23 और 24 में है, यानी कुल 2 अनुच्छेद हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, कुल 4 अनुच्छेद हो गए, 25, 26, 27, 28। संस्कृति शिक्षा का अधिकार में 29, 30 के अंतर्गत 2 रह गए और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 1 ही है, 32 में। 31 जो था वो संपत्ति का अधिकार था, जो अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है, बल्कि वो क्या हो गया, 300 के अंतर्गत अब वो केवल क्या रह गया, एक कानूनी अधिकार रह गया है दोस्तों। अनुच्छेद 33, 34 और 35 तो सैन्य अधिकार हैं, यहाँ पर सेना से संबंधित है। 31 को निरस्त कर दिया गया है। तो ऐसा कह सकते हैं अभी तो 14 से 32 तक मूल अधिकारों से संबंधित वैसे कौन से हैं, 14 से लेकर के 32 है और उसमें से भी 31 नहीं है दोस्तों। तो 14 से 32 तक में मौलिक अधिकारों की चर्चा आपको देखने को मिलेगी।
सबसे पहले हम बात करें अनुच्छेद 12 के विषय में, जो डायरेक्ट मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, राज्य की परिभाषा को बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है अनुच्छेद 12 के अंदर, अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य की परिभाषा को बताया गया है, क्योंकि मूल अधिकार जो हैं वो हमें राज्य के विरुद्ध ही प्राप्त होते हैं। इसलिए इसमें जो बताया गया है कि राज्य कौन कौन सा होता है, राज्य के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो राज्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, एक तो भारत सरकार आती है और संसद आती है, राज्य सरकार और विधानमंडल आता है, सभी स्थानीय निकाय, जो भी स्थानीय निकाय हैं जैसे कि पंचायती राज हैं, नगर पालिकाएँ हैं, वो सारी आती हैं। इसके अलावा ऐसे अन्य सारे प्राधिकारी आ जाते हैं जिन्हें संविधान या विधि के अंतर्गत नियम, कानून बनाने, आदेश जारी करने, अधिसूचना जारी करने का अधिकार है। इस तरह से मान लीजिएगा, जिस भी संस्था के साथ में, जिस भी व्यवस्था के साथ में सरकार का लेना देना है थोड़ा बहुत भी, वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे, राज्य के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। तो अनुच्छेद 12 में क्या है, मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा है। ध्यान दीजिएगा, दोबारा कह रहा हूँ, 12 के अंदर जो राज्य की परिभाषा है वो स्टेट वाली वो नहीं है, फिजिकल नहीं है, बल्कि मूल अधिकारों के संबंध में कौन से राज्य की बात होती है वो बात की गई है इसमें। न्यायालय ने विभिन्न वादों में इसमें अनेक निकाय जोड़े हैं, यानी इनमें से कौन कौन से निकाय होंगे ये तो हमें पता है, ये तो आ ही गई। इसमें कौन कौन से प्राधिकारी शामिल होंगे तो उन्हें जोड़ा गया है, जैसे विश्वविद्यालय हो गया, FCI हो गई, UPSC, ONGC, BCCI, BSNL, LIC, भारतीय विमानपत्तन, रेलवे बोर्ड, ये सभी ऐसी और बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्हें समय समय पर जो है कोर्ट जोड़ता रहता है। इसके बाद में हम बात करें अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 है जो न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने कहा भी संसद मान लीजिएगा कोई ऐसा कानून बना दे, हमने जैसे अभी बात की थी कि मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए, समग्र विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर पाएगा। तो राज्य कई बार क्या करेगा, ऐसे कानून या नियम बना दे जिनसे व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो। ऐसे कानून बना दिए गए तो ऐसे कानूनों का रिव्यू करने का जो अधिकार है, उसकी व्याख्या करने का अधिकार है, वो सर्वोच्च न्यायालय के पास में है। वो उनकी व्याख्या करता है और उसे लगता है, ये सिद्ध हो जाता है कि इस कानून के द्वारा जो है व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उस कानून को जो नया बनाया गया है उसे रद्द किया जा सकता है, उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। इसमें न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्य के द्वारा निर्मित किसी भी ऐसी विधि को जो मूल अधिकारों से असंगत हो, यानी जो मूल अधिकारों के ऊपर छायांकित हो, उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। अप्रत्यक्ष रूप से ये न्यायिक पुनरावलोकन की अभिव्यक्ति करता है। डायरेक्ट हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं लिखा गया है, लेकिन कुछ परिस्थितियां, कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि ये न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या करता है। ये संविधान लागू होने के पूर्व की विधि, लागू होने से पहले की जो भी विधि है वो भी, और पश्चात की विधि, दोनों पर ही लागू होता है। इसमें 3 सिद्धांत आते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, विधि एक तो जो हमारा कानून बनाता है वो भी, इसके अलावा प्राचीन जो हमारी रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं, वो भी इसी के अंतर्गत ही शामिल होती हैं। इस अनुच्छेद के द्वारा 3 सिद्धांत निकल कर के आते हैं, जिसमें से होता है पहला आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत। ये क्या कहता है, जैसे सूर्य या चंद्रमा पर ग्रहण लग जाता है तो वो पूरे पे नहीं लगता, केवल उसके किसी एक भाग पर लग सकता है या पूरे पर लग सकता है। तो ये कहते हैं संविधान लागू होने से पहले की कोई भी विधि, एक तो ध्यान दीजिएगा ये कौन सी विधि से संबंधित हुआ ये सिद्धांत, जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, उससे पहले की कोई विधि है और वो विधि भी अगर मूल अधिकारों से असंगत है तो वो मानी ही नहीं जाएगी, वो विधि नहीं मानी जाएगी, अर्थात उस पर क्या लग जाएगा, ग्रहण लग जाएगा। आप इसको इस तरह से समझिएगा। देखिएगा, संविधान जब हमारा बना, लागू हुआ, तो हमने सारे प्रावधान इस तरह से किए हैं कि कोई भी मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। अब अगर बनेगा तो फिर उसको न्यायालय देखिए रिव्यू करके बंद कर देगा। लेकिन हमने कहा भी कोई ऐसी विधि के अंतर्गत हमने कहा ना, रूढ़ियाँ, परंपराएं, पुराने कानून भी आते हैं, परंपराएं भी आ जाती हैं। तो ऐसा कोई नियम, कोई विधि है जो हमारे संविधान लागू होने से पहले की है, उस पर ग्रहण लग जाएगा, यानी वो काम नहीं करेगी अगर वो मूल अधिकारों से असंगत हो। तो उसको कहने का तात्पर्य यही था, यानी प्राचीन कोई विधि ऐसी है जो मूल अधिकारों से असंगत हो तो वो विधि मानी नहीं जाएगी, उस पर स्वतः ही ग्रहण लग जाएगा।
दूसरा है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। ये क्या कहता है दोस्तों, जैसे मान लीजिएगा राज्य ने कोई विधि या कानून बनाया, ये पूरा कानून है और बाकी सारा सही है, केवल इतने भाग में दिक्कत है, इस भाग में, इस आर्टिकल में या इस लाइन में दिक्कत है, इस सब क्लोज में दिक्कत है, तो केवल उस भाग को हटाया जाएगा, न कि पूरे कानून को रद्द किया जाएगा। यानी न्यायालय चाहे तो पूरे कानून को रद्द न करके केवल जो भाग असंगत है, जो मान लीजिएगा सिर्फ जो इतना सा भाग है वो मूल अधिकारों के आड़े आ रहा है, तो सिर्फ इतने भाग को क्या करेगा, न्यायालय रद्द कर देगा, बाकी कानून जो है वैसे का वैसे चलता रहेगा। राज्य द्वारा निर्मित विधि का यदि कोई भाग मूल अधिकारों से असंगत हो तो न्यायालय द्वारा उसे केवल उसी भाग को अवैध घोषित किया जाएगा, न कि संपूर्ण विधि को। न्यायालय द्वारा केवल असंगत भाग को मूल विधि से पृथक किया जाता है दोस्तों। इसके बाद में आता है अधित्याग का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी नागरिक है वो स्वेच्छा से अपने मूल अधिकारों का परित्याग नहीं कर सकेगा। कोई व्यक्ति ये कहते हैं कि मैं अपने मूल अधिकारों का परित्याग करता हूं, तो ऐसा संभव नहीं होगा दोस्तों। अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। इसके द्वारा न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी भी बनाया गया है। अब हम एक एक करके देखते हैं सभी मौलिक अधिकारों को। सबसे पहले हम बात करेंगे समता का अधिकार, जो हमारे अनुच्छेद 14 से लेकर के कहाँ तक है दोस्तों, 14 से लेकर के 18 तक के जो अनुच्छेद हैं हमारे, वो समता के अधिकार से संबंधित है। जिसमें से सबसे पहले हमारा आता है अनुच्छेद 14। 14 क्या कहता है दोस्तों, 14 जो मूल अधिकार है वो बात करता है विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। यानी कानून के सामने सारे बराबर हैं, समान हैं, और जो हमारी विधि है वो सभी को समान संरक्षण प्रदान करती है दोस्तों। ये जो सिद्धांत है, यानी भारतीय संविधान बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिलाता है और समानता प्रजातंत्र का ही आधार स्तंभ हुआ करता है। यहाँ पर देखिएगा दो शब्द आए हैं हमारे पास में, एक तो है विधि का समान संरक्षण और एक है विधि के समक्ष समता। ये जो विधि के समक्ष समता है, ये शब्द हमने लिया हुआ है ब्रिटेन से, ये ब्रिटेन की अवधारणा है, और विधि का समान संरक्षण जो है वो अमेरिका की अवधारणा है। थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसको। ब्रिटेन की हम बात करें तो ब्रिटेन का जो विधि के समक्ष समता का सिद्धांत है वो ये कहता है सबके लिए एक समान, ये सबके लिए एक समान विधि पर बल देता है। यानी सबके लिए क्या करनी है, कैसी विधि बनानी है, हमें एक जैसी विधि बनानी है। लेकिन ये कहता है विधि का समान संरक्षण, अलग अलग समूह के लिए अलग अलग विधि बनाई जा सकती है, जैसे महिलाओं के लिए अलग बनाई जा रही है। ये जो है किसी भी विशेषाधिकार, यानी किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये कह रहा है कि भेदभाव दिया जा सकता है। तीसरा इसमें अपने ले सकते हैं, ये कैसी धारणा है, ये नकारात्मक है, और ये कौन सी है, ये सकारात्मक है। अब इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा। विधि के समक्ष क्षमता जो चीज़ है वो हमने ब्रिटेन से ली है। ये कह रहे हैं कि कैसा भी व्यक्ति है, अच्छा है, बुरा है, कमज़ोर है, सबके लिए विधि एक बराबर होगी। अमेरिका कहता है नहीं, सबके लिए एक जैसी नहीं है, हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट अलग है। महिलाएं हैं तो उनके लिए अलग विधि बनाई जा सकती है, तो वहाँ पर अलग अलग विधि का इस्तेमाल हो सकता है। ये अगर इसी में से हम देखें सबके लिए समान विधि है, तो ब्रिटेन के हिसाब से कोई भी विशेषाधिकार नहीं होगा, लेकिन अमेरिका विशेषाधिकार देता है। यानी जहाँ पर कोई मान लीजिएगा दिव्यांग है, कोई कमज़ोर है, तो उनके लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। अमेरिका की बात आई। और ब्रिटेन वाला जो है वो एक प्रकार की नकारात्मक अवधारणा है, इसलिए क्योंकि ये किसी भी कमज़ोर वर्ग के उत्थान के लिए बात नहीं करता है, लेकिन ये कह रहा है भी वंचित वर्गों का उत्थान होना चाहिए। इस आधार पर हम क्या मानते हैं, इसको सकारात्मक। भारत ने कौन सा अपनाया है मौलिक अधिकार, यहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं, इसीलिए हम इससे जुड़े हुए मानते हैं दोस्तों। अब इसमें क्या है अनुच्छेद 14 में, आइए और समझ लेते हैं। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत ये उपबंध किया गया है कि राज्य भारतीय राज्य क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण उपलब्ध करवाएगा। क्या है ये विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण, अपने देख चुके हैं। ये जो है नागरिक हो, नागरिक मतलब भारत का नागरिक, और गैर नागरिक विदेशी नागरिक, सबके लिए ये क्या है, एक ही जैसा है। इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार के विशेषाधिकारों को मान्यता नहीं दी गई है। हालांकि इनके अपवाद हैं अभी,
उनके विषय में भी बात करेंगे। तो ये क्या कहता है कि सभी के लिए कानून एक जैसा है, और ये अनुच्छेद राज्य के लिए ये दायित्व निर्धारित करता है कि सभी व्यक्तियों के लिए एक ढंग से कानूनों का निर्माण करेगा और उसे समान रूप से राज्य जो है लागू भी करवाएगा। विधि के समक्ष समता का प्रावधान ब्रिटिश विचारक डाइसी के विधि के शासन पर आधारित है, जो कि कानून की सर्वोच्चता को स्वीकार करता है, जबकि भारतीय संविधान में अमेरिका की तरह ही हमने विधि के समान संरक्षण को अपनाया है। यहाँ पर जो है सकारात्मक अवधारणा है जो समान परिस्थितियों में समान व्यवहार पर बल देती है। ये कहते हैं कि जब परिस्थितियाँ एक जैसी हैं तभी आप एक जैसा उनके साथ में व्यवहार कर सकते हैं, है ना। जब दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हैं तो फिर उनके साथ में एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता है। हालांकि इनके कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत इसको मूल ढांचे में भी शामिल कर दिया गया है, और हमने ये पढ़ा था कि मूल ढांचे में जो चीज़ शामिल हो जाए फिर उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। 14 के अपवाद की बात करें, यानी जब हमने ये कह दिया कि सारे जो हैं कानून के सामने बराबर हैं, सबको समान संरक्षण देगा, फिर भी हमें कुछ ऐसे क्लोज मिलते हैं क्या जहाँ पर किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार दिया जा रहा है जहाँ लागू नहीं होते? तो बिल्कुल हैं। जैसे हम बात करें 361 की, तो यहाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके व्यक्तिगत कार्यों से उन्मुक्ति प्रदान की गई है। उन्मुक्ति का मतलब अपने कार्यकाल के दौरान उनको जो भी कार्य हैं उनके लिए न्यायालय द्वारा उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, उनको विशेषाधिकार ही हो गए एक तरह से, वरना सबको तो दंड मिलता ही है। कार्यकाल के दौरान इन पर कोई दंडिक कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। वहीं सिविल कार्रवाई के लिए 2 माह का नोटिस देना होगा। क्या ये सबके साथ में होता है क्या? है ना, कोई एक टीचर है वो अपने कार्यकाल के दौरान कुछ करता है तो उसको दंड नहीं मिलेगा क्या? उसको तो दंड मिलता है, उठा के ले जाते हैं। सिविल कार्यवाही से पहले 2 माह का नोटिस, क्या सबको नोटिस मिलता है क्या? तो उनको विशेष हो गया ना, जबकि हम कह रहे हैं कि कानून के सामने सारे बराबर हैं। तो ये कुछ एक अपवाद हैं इनके, जहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 105 में संसदीय विशेषाधिकार भी हैं। सांसदों को अलग से अधिकार, यानी 40 दिन पहले संसद शुरू होने के 40 दिन पहले उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ऐसे भी बहुत सारे विशेषाधिकार इनको दिए गए। इसी तरह से 105 की तरह 194 में विधानमंडल के सदस्यों को विशेषाधिकार दिए गए हैं। इनके अलावा विदेशी राष्ट्राध्यक्ष है, कूटनीतिज्ञ हैं, विदेशी मेहमान हैं, राजदूत हैं, यूएनओ के प्रतिनिधि हैं, सभी को अधिकार दिए जाते हैं। एक जैसा व्यवहार हमें देखने को नहीं मिलता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, 1, 2, 3, 4 और 5, इन 5 आधारों पर जो है विभेद का ये प्रतिषेध करता है। 5 आधार कौन कौन से हैं? धर्म है, मूलवंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है। इनके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15(1), आगे हम इसको डिवाइड करें तो राज्य केवल किस पे? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इनके अलावा कुछ हो तो किया जा सकता है। 15(2) क्या कहता है? थोड़ी इसकी व्याख्या करता है। राज्य निधि के द्वारा पोषित, यानी जिसमें राज्य की निधि लगी हुई, प्राइवेट की बात नहीं कर रहे, और सार्वजनिक उपयोग के लिए जो दुकान है, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान है, कुएँ हैं, तालाब है, स्नानागार है, सड़कें हैं, सार्वजनिक समागम के स्थान हैं, उनमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। दोस्तों 15 के अपवाद की हम बात करें तो 15(3) में देखिए क्या कहा गया है कि राज्यों को महिलाओं तथा बालकों के लिए विकास के लिए विशेष उपबंध करने की शक्ति दी गई है। जबकि हम अभी तक क्या कह रहे थे कि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत राज्य जो है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान के लिए भी विशेष उपबंध कर सकता है। इसे पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से जोड़ा गया था। दोस्तों 15(5) क्या कहता है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रोत्साहन के लिए निजी शिक्षण संस्थानों में, चाहे वो सरकार से मान्यता प्राप्त हो या नहीं हो, वहाँ भी आरक्षण दे सकता है। तो जहाँ हमने ये देखा है कि अनुच्छेद 15(1) और 2 समानता की बात करता है, तो वहीं पर 15(a) जो कह रहा है कि राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 2 कह रहा था कि राज्य द्वारा पोषित किसी भी सार्वजनिक उपयोग के लिए जो दुकान, सार्वजनिक भोजनालय है, उनमें इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये 2 तो आगे समानता वाली बात, यानी उनमें मूल अधिकार हो गया। 3, 4, 5 में क्या है? अपवाद दे रखे हैं, यानी इनके आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। 15 के अपवाद और भी हैं। 15(6) है,
15(6) के अंतर्गत क्या किया गया है, EWS अभी नया है इसलिए पूछा जा सकता है। 15(6) के अंदर EWS के लिए निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण की बात की गई है दोस्तों। फिर इसके बाद में अनुच्छेद 16 की हम बात करें तो 16 किससे संबंधित है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरियां जो भी हैं, नियुक्तियां हैं, उनमें संरक्षण मिलना। अनुच्छेद 16(1) क्या कहता है, राज्य के अधीन सभी नागरिकों को नियुक्ति में अवसर की समता रहेगी, यानी जो भी राज्य है हमारा उसके अंदर नागरिकों को नियुक्ति के लिए समान अवसर होंगे। ये समता केवल नियुक्ति में नहीं बल्कि पदोन्नति, पदच्युति, अवकाश, वेतन, पेंशन आदि में भी लागू होगी, यानी सबको एक समान अवसर प्राप्त होंगे, नियुक्ति में भी, पदोन्नति में भी, प्रमोशन के अंदर हटाना है, अवकाश उनको लेना है तो किसी को कम या ज़्यादा नहीं दी जा सकेगी, ऐसा कह रहा है अनुच्छेद 16। 16(2) क्या कह रहा है, किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, इसमें 2 और चीज़ें जोड़ दी गई, उद्भव और निवास स्थान के आधार पर नियुक्तियों में भेदभाव नहीं होगा। ये तो हमने 15 में देखी ही थी, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, ये तो हमने देखी ही थी। इसमें 2 और जोड़ दी गई हैं दोस्तों, इन आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अपवाद देखें इनके तो 16(3) इसमें अपवाद है। इसके अंतर्गत राज्यों को लोक नियोजन के विषय में निवास की शर्त लगाई जा सकती है, यानी मूल निवास की शर्त आरोपित की जा सकती है। जैसे आप देखते हैं ना, कई बार कुछ राज्यों में कुछ भर्तियाँ उनके राज्य के मूल निवासियों के लिए ही होती हैं, तो वहाँ पर भी किया जा सकता है। कई बार जिलों के मूल निवासी की आवश्यकता होती है। इसके संबंध में कानून का निर्माण जो है संसद द्वारा किया जाएगा। ये क्षेत्रीय विषमता को दूर करता है और इसी से जो है भूमिपुत्र की अवधारणा भी परिलक्षित होती है। 16(4) में भी क्या कहा गया है, देखिएगा, पिछड़े वर्गों के लिए ये आरक्षण की बात करता है। 16(4) कह रहा है कि जब राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो पिछड़े वर्गों को यहाँ पर आरक्षण दिया जा सकता है। यह आरक्षण 2 शर्तों के अधीन होता है कि वो वर्ग जो है, संबंधित वर्ग जिसको दिया जा रहा है, वो शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हो। दूसरी बात, वर्ग का राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो। मूल संविधान में पिछड़ा वर्ग को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए एक आयोग की शक्ति प्रदान की गई है, यानी राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग बना सकता है जो पहचान करेगा कि कौन सा पिछड़ा वर्ग है या नहीं है, बल्कि पिछड़े वर्ग की कोई परिभाषा यहाँ पर मूल संविधान में नहीं दी गई है। 342(a) जो है 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से जोड़ा गया। इसमें राष्ट्रपति को शक्ति दी गई क्या, कि वो चाहे तो राज्यपाल से परामर्श करे और उसके पश्चात लोक अधिसूचना के माध्यम से किसी भी जाति को पिछड़ी जाति के रूप में उद्घोषित कर सकता है। तो जहाँ हमने ये कहा कि 340 के अंतर्गत वो एक आयोग बना सकता है, वो पहचान करेगा, और वहीं 102वां संविधान संशोधन जो था उसके द्वारा 342(a) जोड़ा गया और प्रावधान किया गया, राष्ट्रपति के पास में अब ये पावर है कि वो किसी भी राज्य के राज्यपाल से परामर्श करे, परामर्श के पश्चात एक अधिसूचना के माध्यम से किसी भी जाति को पिछड़ी जाति के रूप में जो है उद्घोषित कर सकता है राष्ट्रपति। यानी ये पावर किसके पास में आ गई, राष्ट्रपति के पास में। संसद पिछड़ा वर्ग की सूची में किसी भी जाति को शामिल कर सकती है या बाहर निकाल सकती है, तो ये संसद के हाथ में है। अनुच्छेद 15(5) की बात करें हैं, इसमें राज्य को धर्म के आधार पर विभेद की अनुमति प्रदान की गई है। इसमें राज्य किसी भी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थान में धर्म विशेष के सदस्य की नियुक्ति भी कर सकेगा दोस्तों। ये है तो 16 का, लेकिन अभी ये संबंधित किससे है, 15(5) जो है ये भी इसी से संबंधित है। 16(4) जो है वो बहुत ज़्यादा विवादित रहता है, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के लिए बार बार जो है मांग उठती रहती है और इसीलिए सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है इसमें से आता है। तो हालांकि यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, इसको आप 16(5) कर लीजिएगा। भाई 15(5) कहाँ से लिख दिया मैंने, 16(5). तो समय समय पर इस प्रकार की डिमांड उठती रहती है और ये वैसे तो आरक्षण हमेशा से ही चर्चा के विषय में ही रहा है, विवादास्पद ही रहा है, लेकिन जैसे भारत की परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से दिया भी गया और आगे भी चलता ही रहेगा। कुछ राजनीतिक लाभ हैं, इसके कारण ये कभी समाप्त होने वाला भी लगता तो नहीं है, बल्कि बढ़ ही रहा है।
16(5) जिस भी सरकार ने आई है, जो भी आई है, उसने बढ़ाया ही है, न कि केवल उसको पूरी तरह से ख़त्म करने की बात कही है। क्योंकि जब हम ये बात करते हैं ना इसके समान परिस्थितियों में समान संरक्षण, तो जब तक परिस्थितियां सबके समान नहीं हो जाती तब तक समान संरक्षण या समानता की बात अपने नहीं कर सकते हैं। 16(5) की जब हम बात करते हैं, ये 16(5) है दोस्तों, राज्य को धर्म के आधार पर विभेद की अनुमति प्रदान की गई है। यानी राज्य चाहे तो किसी भी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थान में धर्म विशेष के सदस्य की नियुक्ति कर सकेगा, जबकि हमने ये कहा है ना अभी कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसके बाद में 16(6) की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नया है, EWS को भी आरक्षण दे दिया गया, यानी अब सबको दे दिया गया है। एक तरह से हम देखें कोई भी बिना आरक्षण के नहीं बचा है। तो 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से 2000 अनुच्छेद 16(6) को जोड़ा गया। इसमें अतिरिक्त इकोनॉमी वीकर सेक्शन जो हैं, यानी आर्थिक रूप से दुर्बल समुदाय जो हैं, उनकी नियुक्ति में 10% का आरक्षण दे दिया गया है। पूर्व निर्धारित सीमा से 10% की वृद्धि के साथ ये लागू किया गया। यह राज्य की विवेकाधीन शक्ति है, राज्य इस आरक्षण के लिए बाध्य नहीं है दोस्तों, राज्य पर है। अनुच्छेद 17 की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। हम सभी इसके विषय में अच्छे से जानते हैं, बहुत बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। आप इसमें इतना ही याद रखें, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत करता है। और ध्यान देने की बात है कि ये राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात कि ये पूर्णतः निरपेक्ष है, पूर्ण मूल अधिकार कहते हैं, इसका कोई अपवाद नहीं है। जैसे 14, 15, 16 के हमने अपवाद देखे ना, इसका कोई अपवाद नहीं है, यानी किसी भी आधार पर इसमें छूट नहीं दी जा सकती है दोस्तों। अस्पृश्यता क्या है, इसे कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, हमारे संविधान में इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। अनुच्छेद 18 की बात करें तो ये उपाधियों के अंत की बात करता है। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के अंदर संपत्ति के आधार पर ऐसी उपाधियां जो प्राचीन समय में दी जाती थी और जो समाज में विषमता पैदा करती थी, उन सभी का क्या कर दिया गया है, अंत कर दिया गया है। नहीं, अब ऐसी कोई उपाधि नहीं दी जा सकेगी जो पहले होती थी और संपत्ति के आधार पर दी जाती थी। 18(1) की अगर हम बात करें तो इसमें राज्य चाहे तो सेना और शिक्षा संबंधी सम्मान है वो दे सकता है, उनके अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यानी सेना से संबंधित ब्रिगेडियर है, उनको जो परमवीर चक्र और ये तो मिलते ही हैं, शिक्षा संबंधी सम्मान भी तो प्राप्त होते हैं, तो ये दिए जा सकते हैं, इनके अलावा कोई उपाधि नहीं दे सकता है। 18(2) की हम बात करें तो भारत का कोई भी नागरिक, ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं मिल रही है तो अपने बाहर से जा कर के कोई उपाधि धारण कराएं, तो बाहर से भी हमें कोई उपाधि नहीं मिल सकती है। 18(3) कहता है कि कोई भी विदेशी व्यक्ति जो भारत में राज्य के अधीन किसी भी लाभ या विश्वास के पद पर हो, यानी कोई विदेशी व्यक्ति है वो भारत में नौकरी कर रहा है, राज्य के अधीन है, तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? कोई विदेशी व्यक्ति भारत में नौकरी कर रहा है, राज्य के अधीन संस्था में नौकरी कर रहा है, तो राष्ट्रपति की सहमति के बाद में ही वो किसी राज्य से नौकरी उपाधि ग्रहण कर सकता है। 18(4) में प्रावधान है भी कोई भी विदेशी व्यक्ति जो भारत में राज्य के अधीन किसी विश्वास के पद बिना राष्ट्रपति की सहमति के कोई भी जो है पद या पुरस्कार ग्रहण नहीं कर सकता है। यहाँ पर देखिएगा, कोई भी भारतीय या विदेशी, ये सब के लिए है। 18(4) क्या कह रहा है? 18(4) कहता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारतीय हो चाहे विदेशी हो, बिना राष्ट्रपति की सहमति के कोई पद या पुरस्कार उपाधि जो है विदेश से ग्रहण नहीं कर सकेगा, विदेश से ग्रहण नहीं कर सकेगा ना। जहाँ 18(3) केवल विदेशी व्यक्ति के लिए जो था वो भारत में कहीं भारत राज्य सरकार के अधीन जो काम कर रहा है तो वो राष्ट्रपति की सहमति से था। लेकिन 18(4) कह रहा है कि कोई भी, चाहे भारतीय हो चाहे कोई विदेशी हो, भारत में राज्य के अधीन किसी भी लाभ या विश्वास के पद को धारण कर रहा हो। वैसे तो ये भी ज़रूरी नहीं है, यहाँ आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि कोई भी भारतीय या विदेशी व्यक्ति हो वो बिना राष्ट्रपति की सहमति से विदेशी राज्य से कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता है। सिंपल सी लैंग्वेज में हम इसको करना चाहेंगे कि कोई भी भारतीय या विदेशी व्यक्ति है जो भारत में है वो बिना राष्ट्रपति की सहमति के विदेशी राज्य से उपाधि धारण नहीं कर सकेगा। ये प्रावधान केवल राज्य के लिए है, न कि सार्वजनिक संस्थाओं के लिए था।
सार्वजनिक संस्थानों के जो लोग हैं वो सम्मान पुरस्कार आदि उपाधि धारण कर सकते हैं। 18 के उल्लंघन के संबंध में दंड का किसी प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है दोस्तों। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 1954 से जो है भारत में भारत रत्न था, है ना, पद्म भूषण विभूषण जैसे पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। तो जब 1977 आया, 1977 आते आते मोरारजी देसाई ने इन पुरस्कारों को बंद कर दिया, क्योंकि ये एक प्रकार की उपाधियाँ मान ली गई। लेकिन 1980 के अंदर जब इंदिरा गांधी सरकार आई तो उसने इन्हें वापस चालू कर दिया और ये कहा गया कि इनका जो प्रयोग है सार्वजनिक मंच पर पद्मश्री फलाना सिंह, है ना, इस तरह से हम उसको नहीं कर सकते, नाम के आगे या पीछे हम उसको उपयोग में नहीं ले पाएंगे पुरस्कारों को। तो अब तो पुरस्कार दिए जा सकते हैं। 1954 में ये शुरू हुए थे और 1971 में मोरारजी देसाई के द्वारा बंद कर दिए गए थे। 1980 में ये दोबारा देने शुरू हुए और इसलिए बंद कर दिए गए थे क्योंकि ये जो है उपाधियों की तरह लग रही थी दोस्तों। फिर इसके बाद में हम बात करें स्वतंत्रता का अधिकार। अगला अधिकार है हमारा, दूसरा अधिकार आता है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? वाक और स्वतंत्रता के संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? वाक और स्वतंत्रता से है। 19(1) की हम बात करें तो इसके अंतर्गत प्रारंभ में कुल 7 स्वतंत्रताएं थी, जिसमें से संपत्ति की जो है उसको हटा दिया गया है। अब जो है केवल जो हैं बाकी जो हमारी स्वतंत्रताएं रह गई हैं वो 6 हैं। देखिए कौन कौन सी हैं। एक तो है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। व्यक्ति जो है, वैसे तो ये बहुत व्यापक हो चुके हैं आजकल, सोशल मीडिया पे जो भी लिखा जाता है, सिनेमा बनाया जाता है, आप अपने विचार जैसे भी आपके मन में आते हैं उन्हें बोल करके, लिख करके, कला के माध्यम से किसी भी प्रकार से आप उसको चाहें तो व्यक्त कर सकते हैं। ऐसी जो स्वतंत्रता है वो हमें हमारा संविधान देता है। आजकल इसका उल्लंघन हो जाता है या चर्चा में रहता है, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। हम शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियारों के कहीं भी कोई सम्मेलन कर सकते हैं, दूसरा अधिकार। तीसरा कि हम कोई समूह बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, समिति भी बना सकते हैं। समिति शब्द जो है 97 संशोधन 2011 से जोड़ा गया, इसकी स्वतंत्रता है। हम भारत में कहीं भी अबाध रूप से भ्रमण कर सकते हैं, संचरण कर सकते हैं और चाहें तो कहीं पर जा कर के बस भी सकते हैं। संपत्ति का अर्जन धारण कर सकते हैं, व्यय कर सकते हैं, ये हटा दिया गया है। हम कोई भी उपजीविका कर सकते हैं, व्यापार कारोबार रोजगार कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हमें दी गई हैं, स्वतंत्रताएं। तो कौन कौन सी है? विचार और अभिव्यक्ति की है, शांतिपूर्ण सम्मेलन की है, समूह या संघ बनाने की है, कहीं भी आबाद भ्रमण की है, कहीं भी बस जाने की है, उपजीविका या कारोबार करने की। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं समझने के लिए, क्रम अगर आप भूल जाएं तो, कि हमारे मन में क्या आएंगे? कोई भी विचार आएंगे। तो पहला कौन सा हो गया? हम हमारे विचारों को अभिव्यक्त करेंगे। अब उन विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सम्मेलन करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? सम्मेलन कर सकते हैं। जब सम्मेलन होगा, बहुत सारे लोग आएंगे, वो जुड़ गए, उनको विचार पसंद आ गए, तो हम क्या कर सकते हैं? कोई भी समूह, संघ या समिति बना सकते हैं। जब हमने कहा एक जगह हमारे मन में विचार आए, हमने सम्मेलन किया, लोगों ने कहा भी चलो समूह बना दो, समूह बना दिया, तो अब हमने कहा भी एक जगह ही क्यों, अलग अलग हमें जाना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? भ्रमण करना पड़ेगा, जिसमें कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। तो आबाद रूप से हम भ्रमण करना चाहिए। फिर हम किसी एक शहर में ही क्यों, मान लीजिए जयपुर है तो जयपुर में ही क्यों, हम किसी भी जगह जा कर के सम्मेलन करें तो वहीं बस जाएं। तो कहीं पर भी बसने का अधिकार हमें जो है दिया गया है। संपत्ति अर्जित कर सके वो हटा दिया गया। अब कहीं बस गए तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई रोजगार की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, तो कोई भी रोजगार भी कर सकते हैं। इस प्रकार से क्रम बना करके भी आप इसको याद रख सकते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से संपत्ति का अर्जन, धारण, व्यय की स्वतंत्रता को हटा दिया गया। 19(1) अब जो है वो इसमें संपत्ति वाला नहीं है, अब इसमें कुल 6 स्वतंत्रताएं मौजूद है दोस्तों। अनुच्छेद 20 अपराधों की दोष सिद्धि से संरक्षण हमें प्रदान करता है। कैसे करता है? तो इसमें कुछ एक सिद्धांत आते हैं, जैसे भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। यानी किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जा सकता जब उसने अपराध के समय विद्यमान किसी भी विधि का उल्लंघन किया हो। यानी जब उसने अपराध किया हो उस समय वो कार्य हैं,
वो अपराध की श्रेणी में आता हूँ। ऐसा नहीं है कभी पकड़ा गया, पहले जिस समय पकड़ा गया उस समय वो अपराध की श्रेणी में नहीं था उसका कार्य, बाद में हमने उसको घोषित किया फिर हम उसको सज़ा दें, ऐसा नहीं कर सकते। जब वो पकड़ा जाए उस समय उसने जो कार्य किया है ना, वो किसी न किसी किस में होना चाहिए, वो अपराध की श्रेणी में होना चाहिए, और उसे दंड भी उतना ही दिया जाए जितना उस समय प्रावधान है। तात्कालिक विधि के अनुसार से ही कार्य होगा, आगे या पीछे नहीं कर सकते अपने। इसका संबंध केवल दंडिक विधियों से है। सिविल मामलों में हम चाहें तो भूतलक्षी प्रभाव को लागू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज 2022 में किसी ने अपराध किया और 2022 में आज दिनांक तक कोई कार्य अपराध नहीं था, ठीक है, और आज हमने किसी व्यक्ति को पकड़ा और उसके बाद में हम उस कार्य को अपराध घोषित करें तो ऐसा दंडिक विधियों में तो नहीं हो सकता। लेकिन कोई कर चोरी का या इस तरह का मामला है और वहाँ पर हमने कानून बनाया है तो सिविल मामलों के अंदर ये पहले से भी लागू किया जा सकता है। तो भूतलक्षी वाला जो है वो केवल भूतलक्षी मतलब पीछे जा कर के कानूनों को लागू करना, भूतकाल से उनको लागू कर देना। सिविल मामलों में ऐसा लागू नहीं होगा। दोहरे दंड से संरक्षण, एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 सजाएं नहीं दी जा सकती, ये कह रहा है। एक ही अपराध के लिए 2 सजाएं नहीं हो सकती। हाँ, विभागीय कार्रवाई अगर उस पर की जा रही है, कोई कर्मचारी है उसने अपराध किया, उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है, तो वो इसका अपवाद नहीं माना जाएगा। इसके अलावा आत्म अभिशंसन से संरक्षण दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उसको ये नहीं कहा जा सकता भी तो खुद तेरे विरुद्ध साक्ष्य लेकर के आ। हालांकि वो स्वेच्छा से चाहे तो गवाही दे सकता है। इसका अर्थ बहुत व्यापक है। अगर हम देखें तो पहले जो नार्को टेस्ट हुआ करते थे, लाइव डिटेक्टर जो थे, पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ करते थे, उनसे जो है वो खुद बता देता था और उसी को साक्ष्य मान करके सज़ा हो जाए। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो पॉलीग्राफ है, नार्को टेस्ट है, वो केवल अनुसंधान के लिए काम में आ सकते हैं, खोज के लिए काम में आ सकते हैं, जानकारी प्राप्त करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन उनके आधार पर कोर्ट जो है वो सज़ा नहीं दे सकता, क्योंकि वो साक्षी के रूप में माने नहीं जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है। हाँ, स्वेच्छा से वो गवाही देना चाहे तो दे सकता है, इस तरह से सबूत इकट्ठे नहीं किए जा सकते हैं। दोहरे दंड से संरक्षण, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार उसको अभियोजित व दंडनीय नहीं किया जा सकता, ये हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में आता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21 में आता है। ये संविधान में सभी व्यक्तियों को दिया गया है। इसमें निर्धारित किया गया है कि व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या, कि जो हमारी कानून की किताब में लिखा है, विधि की स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही उसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा उसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट है कि भीमराव अंबेडकर इसे मेरुदंड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मेरुदंड कहते हैं, और इसे ही वो मैग्ना कार्टा भी कहते हैं दोस्तों, इस अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को। देखिएगा दोस्तों, 2 प्रकार की स्वतंत्रता हम देख सकते हैं, जीवन की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता। जीवन की मतलब व्यक्ति के शरीर और उसके अंगों की सुरक्षा है, उसकी प्रताड़ना से सुरक्षा है, उसको आजीविका मिले, शिक्षा मिले, शुद्ध पर्यावरण मिले, ये जीवन की स्वतंत्रता है। प्राण की स्वतंत्रता है। दैहिक स्वतंत्रता कि उसे मनमानी हिरासत में नहीं रखा जा सकता, उसको निजी जीवन में कपड़े, निवास, वो कैसे अपना निजी जीवन जिएगा, ये उसकी स्वतंत्रता है। आवागमन की स्वतंत्रता, ये सारा उसी के अंतर्गत आता है। न्यायपालिका विभिन्न वादों के माध्यम से अनुच्छेद 21 का बहुत ज़्यादा विस्तार करती है। इसका बहुत विस्तार हुआ है। इसके अंतर्गत देखिएगा, विदेश यात्रा का अधिकार है, निःशुल्क चिकित्सा सहायता है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान का निषेध, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का जो अधिकार है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, महिलाओं को गर्भ धारण करने की स्वतंत्रता, शिक्षा का, समलैंगिकता, यौन स्वायत्तता, यौन साथी चुनने का अधिकार है, स्वच्छ जल का अधिकार है, इंटरनेट की पहुंच का अधिकार है, कार्यस्थल पर लैंगिक सुरक्षा का उपबंध है, महिलाओं को मंदिर प्रवेश का अधिकार है, त्वरित सुनवाई का अधिकार है, आत्महत्या का निषेध, निजता का अधिकार, जीने का अधिकार, या हम कहें मॉब लिंचिंग को मान्यता नहीं देना, गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार, ये सारे अधिकार जो है ना वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आते हैं। इतना विस्तारित है ये।
तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं समय समय पर न्यायपालिका के द्वारा इनको मानवाधिकार के अंतर्गत शामिल किया जाता है और गरिमापूर्ण ढंग से जीवन जीने के लिए, न केवल गरिमापूर्ण ढंग से जीने के लिए बल्कि गरिमापूर्ण मृत्यु के लिए भी इसको आवश्यक माना गया है दोस्तों। और जो 44वां संविधान संशोधन विधेयक था 1978, उसके माध्यम से ये निश्चित किया गया है कि आर्टिकल 20 और 21 जो है वो आपातकाल के दौरान भी हम निलंबित नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ये निलंबित नहीं होंगे। उससे पहले याद होगा 1975 में इमरजेंसी जब लगी तो इनको जो है निलंबित कर दिया गया था, तो 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं हो सकती हैं। अनुच्छेद 20 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, पढ़ लिया हमने। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, गिरफ्तारियों तथा निरोध में संरक्षण प्रदान करता है। यहाँ सबसे पहले हम देखें सामान्य गिरफ्तारी या दंडात्मक जो निरोध है उसकी बात करें तो व्यक्ति को अपराध के पश्चात जब गिरफ्तार किया जाता है, व्यक्ति को उसने कोई अपराध किया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया तो उसे 2 प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं, 22(1) और 22(2) के अंतर्गत, तो उनकी बात करेंगे हम। 22(1) क्या कहता है कि व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। जैसे सीरियल में आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया, वारंट दिखाइए कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है ना। इसके अलावा वकील को बुलाने का, तुरंत कहा जाता है मैं अपने वकील को बुला के बात करूँगा, तो वकील को बुलाने के लिए परामर्श करने का अधिकार व्यक्ति को दिया जाता है। मान लीजिए किसी को गिरफ्तार किया गया है, जरूरी नहीं है कि वो अपराधी ही हो, है ना, तो उसको अपराध का कारण जानने, आत्मसंरक्षण के लिए वकील उपलब्ध करने का, ये सारा अधिकार उसको प्रदान किया गया है दोस्तों। 22(2) में जो है कि जिस किसी को भी गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, जिसमें से यात्रा का समय जो है वो शामिल नहीं किया जाता। इसका मतलब हम ये मानते हैं भी 24 घंटे से ज़्यादा व्यक्ति को न्यायिक हिरासत यानी पकड़ करके नहीं रखा जा सकता है। न्यायिक हिरासत तभी दी जाएगी जब मजिस्ट्रेट के सामने उसको रखा जाएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर किसी व्यक्ति को पकड़ने के बाद में न्यायालय में प्रस्तुत करना ही होता है, मजिस्ट्रेट के सामने लाना ही होता है। 22(3) जो है, 22(3) थोड़ा सा व्यापक है। ये कह रहा है कि इसमें वे परिस्थितियां हैं जो 22(1) और 22(2) के अधिकार व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं होंगे। किन को उपलब्ध नहीं होंगे, जैसे मान लीजिएगा कोई तत्कालीन शत्रु देश का नागरिक है और जिसे निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो ना, उसे 22(1) और 22(2) नहीं मिलेगा। निवारक निरोध का मतलब होता है किसी व्यक्ति को जब हम ये लगे कि ये अपराध कर सकता है तो बिना जो है अपराध पूर्व न्यायिक प्रक्रिया के उसको पहले ही पकड़ लिया जाए ताकि वो अपराध को अंजाम न दे सके। अब जैसे मान लीजिएगा किसी व्यक्ति के पास में बम बनाने का सामान मिल गया है ना, और ये है कि ये बम से हमला कर सकता है, तो हम उसका इंतज़ार तो नहीं करेंगे ना कि ये बम से हमला करेगा तब हम इसे गिरफ्तार करेंगे ना। तो पहले निवारक निरोध के अंतर्गत अपराध करने से पहले ही जो है इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, वहाँ पर इनको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये 22(1) और 22(2) वाली जो सुविधाएं हैं वो इनको नहीं मिलेंगी। अब इसके बाद में जो हमारा तीसरा अधिकार आता है वो है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 23 और 24 आता है। बिल्कुल सिंपल सा है। ये 23 क्या कहता है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिबंध लगाया जाता है, यानी मानव का जो है गाय भैंस की तरह व्यापार नहीं किया जा सकता है। जैसे पहले दास प्रथा होती थी, बेचा जाता था, वैसा नहीं होगा, और ज़बरदस्ती उसे कार्य नहीं करवाया जा सकता। तो यहाँ पर देखिएगा 23(1) की बात करें तो इसके अंतर्गत मानव के दुर्व्यापार, बेगार ऐसा कार्य जिसके बदले कुछ मेहनताना नहीं मिलता है, बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रमों को भी क्या कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसका उल्लंघन विधि के अंतर्गत दंडनीय घोषित किया गया है। अनुच्छेद 23 राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध ही दिया गया है। फिर हम बात करें अनुच्छेद 24 की, सिंपल सा है, बाल श्रम का निषेध करता है, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या फिर अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जा सकता है, और ये भी एक निरपेक्ष अधिकार है, इसका कोई अपवाद हमें देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद में हम बात करें अगली स्वतंत्रता, चौथी हमारी आती है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 और 26। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 हमें क्या कहता है, देखिएगा 25 आता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। 25 क्या आता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। ये कहता है कि किसी भी धर्म को माना जा सकता है, उसके अनुसार आचरण किया जा सकता है, उसका प्रचार किया जा सकता है, ऐसी स्वतंत्रता हमें प्रदान की जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें ये पढ़ने को मिलता है, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, ना 5 स्वतंत्रताएं हमें प्रदान की गई थी, उसमें एक ये भी शामिल थी।
42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से पंथ निरपेक्षता को भी हमने इसमें जोड़ दिया और इसकी अभिव्यक्ति हमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में ही मिलती है। इसी 25 के आधार पर हमने उसको देखिए वहाँ पर जोड़ा था। 25 से लेकर के 28 तक जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार आते हैं। अब हम बात करते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण है क्या? इसका अभिप्राय है अंतःकरण का कि किसी भी व्यक्ति को ईश्वर या उसके किसी भी रूप के साथ में अपने ढंग से संबंध बनाने की स्वतंत्रता, वो चाहे वैसा रूप उसका मान सकता है और किसी भी धर्म को वो क्या कर सकता है, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। कोई भी धर्म को माने, उसके समान वो क्या कर सकता है, आचरण कर सकता है। आचरण करने का मतलब है उसके हिसाब से कर्मकांड, धार्मिक पूजा, परंपरा, तिलक लगाना, कुछ भी जो है वो अपनी भावनाओं का प्रदर्शन कर सकता है। इसके अलावा उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। धार्मिक संस्थाओं, आस्थाओं के माध्यम से वो उनका विचारों को प्रकट करने का अधिकार भी उसके पास में होता है। हाँ, लेकिन छल कपट, भय, प्रलोभन के द्वारा धर्मांतरण का जो अधिकार है वो प्रचार की स्वतंत्रता में नहीं आता है। दोस्तों 25 के अंतर्गत 2 स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं कि सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार प्राप्त होगा। हिंदू शब्द में सिख, जैन और बौद्ध के अनुयायी भी शामिल हैं, इनको भी हमने शामिल कर लिया गया। हालांकि 25(2) जो हैं उसके ऊपर युक्तियुक्त प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। युक्तियुक्त प्रतिबंध का मतलब होता है जिससे सामाजिक ढांचा या हमारे सामाजिक व्यवस्था क्या हो, खराब नहीं हो। इन आधारों पर प्रतिबंध भी 25(2) के द्वारा लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 26 की बात करें तो ये धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। इसके अंतर्गत लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुयायी अनुभाग को 4 स्वतंत्रताएं हैं कि वो धार्मिक और दान के उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 26वां क्या कह रहा है कि आप अपने धार्मिक कार्य कर सकते हैं, उनका प्रबंधन भी कर सकते हैं। जब हमने कहा प्रचार कर सकते हैं तो प्रबंधन भी कर सकते हैं। तो धार्मिक और दान के उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण कर सकते हैं, अपने धर्म से संबंधित कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं। चल उसके साथ में जो संस्था बनाए उसकी चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व की भी बात आती है और ऐसी संपत्ति के का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार भी इनको दिया गया है। वैसे हम देखें, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, किसी भी व्यक्ति को कोई निजी संपत्ति नहीं है। लेकिन हमने कहा कि संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकार नहीं रहा है, कानूनी अधिकार है। लेकिन धार्मिक संप्रदायों में अब भी क्या है, संपत्ति का अधिकार आपको देखने को मिलेगा। कोई ट्रस्ट है, मंदिर है, तो उनकी खुद की एक भूमि होती है, वो अलग तरह से उनको देखा जाता है। दोस्तों अनुच्छेद 27 की अगर हम बात करें तो 27 कह रहा है धार्मिक करों में अदायगी से छूट। धार्मिक करों से छूट देता है। किस प्रकार से देता है कि राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए या पोषण के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिएगा किसी एक धर्म की अभिवृद्धि करनी है तो सब पर इस धर्म के लिए टैक्स नहीं लगाया जा सकता, यानी धर्म के नाम पर हम कोई टैक्स नहीं ले सकते हैं, न ही राजकीय आय का किसी धर्म के प्रोत्साहन के लिए उपयोग कर सकते हैं। दोनों ही बात नहीं कर सकते। धर्म के प्रसार के लिए हम जनता पर टैक्स नहीं लगा सकते और जनता की जो इनकम है उसको किसी धर्म विशेष के प्रोत्साहन के लिए भी खर्च नहीं कर सकते हैं। 28 नंबर क्या कहता है, धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है, धार्मिक सभाओं में उपस्थिति से स्वतंत्रता प्रदान करता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। 28(1) क्या कहता है कि राज्य निधि से पोषित, किसकी बात करें, राज्य निधि, जहाँ पर राज्य का पैसा आता हो, किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, यानी किसी भी सरकार के स्कूल में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 28(2) कहता है कि ऐसे संस्थान जिनकी स्थापना किसी ट्रस्ट या बोर्ड के अंतर्गत हुई हो वहाँ धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकेगी। जो कोई ट्रस्ट या बोर्ड के अधीन बना है, राज्य निधि वाले में तो कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन कोई ट्रस्ट या बोर्ड के अंतर्गत बना है तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। 28(3) कहता है कि राज्य में मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त जो भी शिक्षण संस्थान हैं उनमें उपस्थित होने वाले धार्मिक सभाओं में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जा सकेगा जब तक व्यक्ति स्वयं या तो वयस्क न हो, और अव्यस्त है तो माता पिता की संरक्षक की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। हमने कहा राज्य निधि से पोषित या मान्यता प्राप्त के अंदर कोई धार्मिक सभा हो रही है तो उस धार्मिक सभा के अंदर हम आने के लिए किसी बच्चे को बाध्य नहीं कर सकते हैं जब तक या तो वो क्या नहीं हो, वयस्क नहीं हो, या फिर उसके माता पिता की सहमति नहीं हो, तब तक हम उसे बाध्य नहीं कर सकते हैं। अगला जो अधिकार आता है हमारा 5वां अधिकार आता है संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। ये क्या कहता है दोस्तों, ये 29 और 30 में है। 29 है अल्पसंख्यक वर्गों के
संरक्षण का अधिकार है, अल्पसंख्यक वर्ग के संरक्षण का अधिकार है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये अधिकार जो है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है किसके लिए है, विशेषता याद रखिएगा, अल्पसंख्यक के लिए है। हालांकि संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन एक वाद हुआ था TMA पाई फाउंडेशन। इस वाद में ये डिसीजन दिया गया कि धर्म और भाषा के आधार पर किसी भी वर्ग को अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है। तो अल्पसंख्यक बनाने के दो आधार हैं हमारे पास में, एक धर्म है और एक भाषा है। इन दो के आधार पर अल्पसंख्यक किसी को घोषित किया जा सकता है। तो 29 जो है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक को, जिसकी अपनी विशेष भाषा हो, लिपि है, संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। ऐसा कोई भी शिक्षण संस्थान जहां राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त हो, किसी नागरिक को प्रवेश देने से केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। हम क्या कहा, कोई भी शिक्षण संस्थान है राज्य द्वारा पोषित है, वहाँ किसी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ये अपने पढ़ चुके हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक, ये क्या कह रहा है यहाँ पर, अल्पसंख्यक, वैसे अल्पसंख्यक से संबंधित नहीं है, ये हमारा आर्टिकल था 29 में कहा गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी अपनी कोई विशेष भाषा है, कोई विशेष लिपि है, कोई विशेष संस्कृति है, तो उसे बना करके रख सकता है। ऐसे में इसमें ऐसा होगा ना, जैसे मान लीजिएगा एक बहुत बड़ा गाँव है, उसमें एक दो घर जो हैं वो किसी अन्य भाषा को मानने वाले हैं, कोई पंजाबी भाषा को मानने वाला है, और बाकी जो सारा गांव है वो राजस्थानी भाषा को मानने वाला है। तो कई बार आपने ऐसा देखा, वो पंजाबी वालों को राजस्थानी बोलनी पड़ती है। तो ये इसलिए हुआ कि कई बार ऐसे अल्पसंख्यक जो कम संख्या वाले रह गए ना, तो उनकी मूल संस्कृति है जो वो कहीं ख़त्म ही ना हो जाए, इसलिए ये अधिकार दिया गया कि वो अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। अनुच्छेद 32 कौन सा रह गया, 30 हो गया ना, 30 को देख लेते हैं पहले। यहाँ पर अनुच्छेद 30 रह गया। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। कौन से की बात करें, अनुच्छेद 30 क्या कर रहा है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। ये कह रहा है कोई भी धर्म या भाषा है, कोई भी धर्म या भाषा के आधार पर अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग है, किसी भी धर्म या भाषा के आधार पर कोई अल्पसंख्यक वर्ग है, तो वो अपनी पसंद की क्या कर सकता है, शिक्षण संस्थान का निर्माण कर सकता है, अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा उसके पास में, है ना। तो यहाँ शिक्षण संस्थाओं को सहायता प्रदान करने में भी शिक्षण संस्थाओं के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो किसी धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन है। तो अनुच्छेद 29 जहाँ अल्पसंख्यक वर्गों के लिए ये कह रहा है कि वो अपनी भाषा लिपि को बनाए रखने के लिए उसके पास में अधिकार हैं। 30 ये कहता है कि कोई भी धर्म या भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं और उनका प्रशासन भी कर सकता है दोस्तों। उसके बाद में अनुच्छेद 31 की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो संपत्ति के अधिकार का निलंबन हो चुका है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमने कहा भी 32 क्या कह रहा है, जब हमने एक प्रकार से जो अधिकार तो पहले वाले ही है ना, अनुच्छेद 32 तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार में दे रहा है। हमने अभी तक जो 5 अधिकार जो पढ़े हैं उनका अतिक्रमण हो गया, तो छठा हमें उसके विरुद्ध न्याय के लिए दे रखा है दोस्तों। तो यानी मूल अधिकारों के अतिक्रमण की स्थिति में सीधे उच्चतम न्यायालय में अभिवेदन जो है वो नागरिक कर सकता है। मूल अधिकारों की हनन अगर हो जाए तो नागरिक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों की शरण में जा सकता है। उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जाएगा और जो उच्च न्यायालय है उसके अंतर्गत वो अनुच्छेद 226 के आधार पर जाएगा। किसके आधार पर जाएगा? अनुच्छेद 226 के आधार पर। ये 23 नहीं है, इसको 26 कर लीजिएगा, 226 के अंतर्गत। और इनके आधार पर 5 प्रकार की रिट जो है वो जारी की जा सकती है। ध्यान दीजिएगा,
जो 5 अधिकार हमने पढ़े उनका हनन हो जाए, तो छठा हमें ये कहता है कि हम न्यायालय में जा सकते हैं न्याय के लिए। न्यायालय के लिए कौन से न्यायालय? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं हम दोस्तों, है ना। तो 32 के अंतर्गत हम सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे और 26 के अंतर्गत हम किस में जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे दोस्तों। 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं, जिसमें पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं हेबियस कॉर्पस। कई बार इंग्लिश नाम भी आ जाते हैं, तो इसलिए याद रखिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण रिट मानते हैं। इसका प्रयोग किया जाएगा न्यायालय के द्वारा जब बंदी बनाया गया कोई व्यक्ति है, उसको अपने समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इसलिए किया जाता है ताकि उसकी जो गिरफ्तारी है उसका औचित्य स्थापन किया जा सके, यानी उसको जो गिरफ्तार किया गया वो सही किया गया है या नहीं किया गया है। यदि व्यक्ति को अवैध तरीके से बंदी बनाया गया है तो न्यायालय उसे स्वतंत्र भी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की ये जो रिट है, इसका प्रयोग सार्वजनिक और व्यक्तिगत अर्थात राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध किया जा सकता है ना। ये रिट कब काम नहीं आएगी? तब जब हिरासत में लिया गया व्यक्ति कानून सम्मत है, कानून के हिसाब से उसको गिरफ्तार किया गया हो, न्यायालय के द्वारा कार्यवाही के अंतर्गत ही उसको गिरफ्तार किया गया हो, या उसने कोई संसद या विधानमंडल की अवमानना कर दी हो, तब नहीं होगा। बाकी स्थितियों में हम बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या है? सशरीर उपस्थित करना। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश दे सकती है। आदेश का अर्थ है कि गिरफ्तारी करने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसे न्यायालय के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और अवैध तरीके से अगर गिरफ्तारी पाई जाती है तो उसे जो है न्यायालय छोड़ने का आदेश भी दे सकती है। दूसरा हम कहें परमादेश। परमादेश का अर्थ क्या है? हमारा आदेश है। परमादेश ये है कि हम आदेश जारी करते हैं, और ये तब जारी किया करते हैं जब कोई सरकार या कोई उसका उपकरण, अधीनस्थ न्यायाधिकरण, निगम या लोक प्राधिकरण है, अपने कर्तव्य के निर्वहन करने में असफल रहता है। यानी कोई सरकारी संस्था है, सरकार है, वो अपना काम ढंग से नहीं कर रही है, तो सरकार जो है परमादेश देती है कि हम आपको आदेश देते हैं, ये आप काम कीजिएगा। तो न्यायालय इस प्रकार के आदेश में कानूनी कर्तव्यों की पालना करने का आदेश जारी कर सकती है दोस्तों। परमादेश का जो इंग्लिश नाम आता है वो आता है मैंडामस। फिर आता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय जो भी हैं, नीचे के न्यायालय हैं, उनको आदेश, उनके द्वारा जारी किए गए आदेश को वो क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है दोस्तों। इसको अपने क्या कहते हैं? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है ऊपर बुला लेना, उच्चतर न्यायालय। ये देखिए एक प्रकार की न्यायिक रिट है। उत्प्रेषण पे ध्यान दीजिएगा। उत्प्रेषण क्या है? एक न्यायिक रिट है। इस न्यायिक रिट में क्या किया जाएगा दोस्तों? जब उच्चतर न्यायालय है, बड़ा न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालयों का जो डिसीजन है, डिसीजन देने के बाद में उसको अपने पास में मंगवा लेता है ना, इसलिए हम इसको उत्प्रेषण कहते हैं। उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। यानी निचले कोर्ट ने कोई आदेश जारी कर दिया है, तब हम उसको अपने पास में बुला लेते हैं। एक है निषेधाज्ञा, जिसे अपने प्रोहिबिशन या प्रतिषेध भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक तो है प्रतिषेध और एक हमने देखा उत्प्रेषण। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों पे थोड़ी सी बात कर लें। निषेधाज्ञा या प्रतिषेध ये भी एक न्यायिक रिट है। इसमें जब उच्च न्यायालय या उच्चतम, जो छोटे न्यायालय हैं ना, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा इसका उपयोग करता है जब अधीनस्थ न्यायालय कोई ऐसे विषय पे बात कर रहा है जो उसके कार्य क्षेत्र से बाहर है, अभी उसने डिसीजन नहीं दिया है, तो वो अपने पास में बुला लेगा, इसको अपने प्रतिषेध कहेंगे। और जब डिसीजन उसने दे दिया है उसके बाद में अपने पास में मंगवाते हैं तो उसे उत्प्रेषण कहा जाता है। बस इतना ही इन दोनों के अंतर्गत फर्क रह जाता है दोस्तों। अब हम परमादेश और इसमें फिर देखें भी क्या फ़र्क है। तो परमादेश जो है वो सार्वजनिक दायित्वों के लिए जारी किया जाता है। सरकार ने कोई काम नहीं किया है तो फिर वो उसमें जारी किया जाता है ना। जबकि प्रतिषेध एक न्यायिक रिट है, कोई प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी नहीं किए जाते। जब कार्यपालिका प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी परमादेश जो है वो सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जारी हो सकता है, लेकिन जो प्रतिषेध है, जो निषेधाज्ञा है, ये किसके विरुद्ध होगी? ये कोर्ट के विरुद्ध होगी। तो जो प्रतिषेध है और निषेधाज्ञा है जो वो एक न्यायिक रिट है, यानी अधीनस्थ न्यायालय से ही नहीं चल रही हैं। जब वो ऐसे मामले को संभालें जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो प्रतिषेध कहेंगे, उस कार्य को रोक देंगे।
और उत्प्रेषण उसको अपने पास में मंगा लेना। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। निषेधाज्ञा का अर्थ है रोकना, इसे स्टे ऑर्डर भी कहते हैं ना। जैसे कोई निचला अधीनस्थ न्यायालय है, उसमें काम कर रहा है तो उसको स्टे दे देंगे। इस अधिकार के द्वारा उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक सिस्टम को कार्यवाही करने से रोकने का आदेश देती है। इस रिट को जारी करने के बाद अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही समाप्त हो जाती है। जैसे अपने कह रहे हैं कोई लोकल मामला चल रहा है तो हम हाई कोर्ट से रिट लेकर के आते हैं, रिट वो रिट ये वाली रिट होती है दोस्तों। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा की बात करें को वारंटो के नाम से जानते हैं। इसमें पूछा जाता है भी आपका क्या अधिकार है। ये रिट तब जारी की जाती है जब मान लीजिए कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर है, बिना किसी अधिकार के कार्य कर रहे हैं, जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तब हम इसे अधिकार परीक्षा के नाम से जानते हैं। और उस व्यक्ति के उत्तर से संतुष्ट नहीं है न्यायालय तो उसके कार्य पर रोक भी लगा सकती है। दोस्तों हमने क्या कहा, अधिकार परीक्षा का मतलब यही हुआ कि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, सार्वजनिक पद पर है और बिना अधिकार के कार्य कर रहा है। मूल अधिकारों के अपवाद की हम बात करें, कुछ ऐसे अपवाद भी हैं जहाँ पर मूल अधिकार लागू नहीं होते। अनुच्छेद 33 आ गया, 34 आ गया, 35 आ गया, ये मूल अधिकारों के अपवाद हैं। इसके अंतर्गत संसद को शक्ति प्रदान की गई है कि वो सशस्त्र बलों, अर्धसैन्य बलों, पुलिस, खुफिया एजेंसी मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती हैं। तो हमने कहा ना भी जो रक्षात्मक इकाइयां हैं उनके मूल अधिकार नहीं होते हैं, उनका मूल अधिकार रोका जा सकता है संसद के द्वारा, और उनके उल्लंघन पर कोई न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। 34 ये कहता है कि वह सैन्य शासन यानी मार्शल लॉ के दौरान, अब किसी जगह पर मार्शल लॉ हमने लगा दिया, जैसे सैन्य शासन है तो संसद वहाँ के सैन्य शासन को लागू करवा सकती है। वो जैसा चलाएंगे वैसा चलेंगे, वो जो विधि बना रहे हैं उसको न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी 33 और 34 जो दोनों ही सैन्य प्रशासन से संबंधित। एक तो 33 ये कहता है कि जो सैनिक हैं, सैन्य बल हैं, उनका कोई मूल अधिकार नहीं है और वो अपने मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोर्ट में नहीं जा सकती। 34 ये कहता है कि जहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ है तो वहाँ पर सैन्य शासन है, वो सेना जो कानून बनाएगी वही रहेगा, उसके विरुद्ध भी आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। 35 कहता है कि मूल अधिकार कैसे काम करेंगे, उनको प्रभावी कैसा बनाया जाए, इसके लिए जो कानून बनाएगा तो वो संसद बनाएगी। ये अधिकार संसद के पास में छोड़ दिया गया है। संसद ही बना सकती है मूल अधिकारों से संबंधित कानून, राज्य विधानमंडल या कोई निकाय इसमें नहीं बना सकता है। अब हम देखें मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या हैं। इन्हें न्यायालय का संरक्षण प्राप्त होता है, यानी ये न्यायवाद योग्य होती है। दूसरी, इन्हें मूलभूत विधि या संविधान में, ये संवैधानिक है मूल अधिकार। ये राज्य के विरुद्ध होते हैं, अर्थात राज्य के द्वारा इनका अतिक्रमण कभी भी नहीं किया जा सकता। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में हमने देखी थी। ये असीमित नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मिलेंगे इन पर कोई प्रतिबंध, उचित प्रतिबंध व्यवस्था के आधार पर लगाए जा सकते हैं। मूल अधिकार असंशोधनीय है, इनमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, ये स्थायी होते हैं। इनमें संसद जो है 368 के अंतर्गत संशोधन कर सकती है, मतलब असंशोधनीय नहीं है, इनमें संशोधन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो मूल अधिकार बना दिए तो फिर इनमें चेंज नहीं होगा। भारत का संविधान का जो 3 नंबर भाग है, जिसकी को हम मैग्ना कार्टा या संविधान की आधारशिला कहते हैं, पहले भी बात कर चुके हैं अपने इसके विषय में। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 का प्रयोग केवल भारतीय नागरिकों के द्वारा ही किया जाता है, बाकी तो जो है वो सबके लिए होते हैं। अनुच्छेद 17 और 24 क्या है, निरपेक्ष मूलक अधिकार हैं, जिनके अंदर हमें किसी भी प्रकार के कोई अपवाद नहीं है, कोई अन्य चीज़ें नहीं हैं दोस्तों, यानी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसे अपने देखिए निरपेक्ष कहते हैं। तो ये थी दोस्तों मूल अधिकारों से संबंधित सारी बातें अच्छे से हमने पढ़ ली है, एक एक चीज़ को डिस्कस किया है। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली होंगी। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद में अपने नेक्स्ट टॉपिक को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य। मूल अधिकार जितने जरूरी हैं उतने ही मौलिक कर्तव्य भी जरूरी है दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो चलिए बात करते हैं मूल कर्तव्यों के विषय में दोस्तों। मूल कर्तव्य के बारे में सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि आरंभ में जो है भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, यानी जब प्रारंभ में संविधान लिखा गया था तो उसके अंदर हमारे यहाँ मूल कर्तव्यों को उल्लेख नहीं किया गया था। हालांकि मूल अधिकार थे लेकिन मूल कर्तव्यों को इसमें नहीं डाला गया था, इसे बाद में डाला गया। जो है मूल कर्तव्यों का सुझाव दिया था वो दिया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने, यानी
ये जो मूल कर्तव्य है कांग्रेस द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति या सुझाव के आधार पर जो है इसको बाद में डाला गया था। अब देखिए मूल में नहीं थे, बाद में डाले गए हैं, तो बाद में डालने के लिए हमें संविधान संशोधन करना पड़ता है, यानी संविधान में संशोधन करके हमने इनको डाला था। तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? वो था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इसे हमारे संविधान के अंदर बाद में डाला गया था। ये देखा गया कि नागरिकों के लिए हमारे संविधान में मूल अधिकार तो है लेकिन मूल कर्तव्य नहीं है, तो मूल कर्तव्यों को भी इसमें डालना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो अधिकार है वो कर्तव्य के बिना अधूरा होता है। जैसे हम बात करें, एक पुत्र को जहाँ पिता की संपत्ति में अधिकार होता है वो संपत्ति लेने का अधिकारी होता है, ये उसका अधिकार है, लेकिन जहाँ उसको अधिकार मिलता है वहीं उसके साथ में उसके पिता की सेवा करने का, माता पिता की सेवा करने का कर्तव्य भी तो उसके साथ में मिलता है। हमने हमारे संविधान के अंदर नागरिकों को मूल अधिकार तो दे दिए, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि जब आपको ये अधिकार चाहिए तो इसके लिए आपको कुछ कर्तव्यों का पालन भी करना पड़ेगा। भारत में जो अधिकांश लोग हैं वो अधिकारों पर बल देते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि अधिकार हमेशा किसी न किसी कर्तव्य के सापेक्ष होता है। जहाँ अधिकार है वहीं अधिकार जिससे हम ले रहे हैं उसके प्रति हमारे कोई ना कोई कर्तव्य भी बनते हैं दोस्तों। तो अधिकार और कर्तव्य जो हैं दोनों अन्योन्याश्रित हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। जहाँ अधिकार होगा वहाँ कर्तव्य भी होगा। आगे देखिएगा, संविधान में क्या हुआ कि एक नया भाग 4 क, कौन सा भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क जोड़ करके नागरिकों के लिए कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब आपसे पूछा जाए कि जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो कौन से भाग में हैं, तो भाग 4 क में। अनुच्छेद कौन सा है? 51 क, भाग 4 क और 51 क, ये आपको बड़े अच्छे से याद रख लेना चाहिए दोस्तों। नागरिकों के लिए कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ये कब की बात है? ये बात है जब आरंभ में जोड़ा गया। देखिए, संविधान संशोधन के द्वारा जब जोड़े गए थे तो कितने थे? 10 मौलिक अधिकार थे, भाग 4 क के अंदर थे, अनुच्छेद 51 क के अंदर ये शामिल थे दोस्तों। अब देखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति ने कुल 8 कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। स्वर्ण सिंह समिति ने कितने कर्तव्यों की बात की थी? उसने बात की थी 8 मूल कर्तव्यों को कि हमें इसमें जोड़ना चाहिए, जिसमें एक टैक्स पे करने का भी मूल कर्तव्य शामिल था। उसने ये कहा भी 8 कर्तव्य हैं, इनको जोड़ना चाहिए, जिसमें एक कर अदायगी का भी मूल कर्तव्य शामिल था, लेकिन इसको जो है मूल कर्तव्यों की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया था दोस्तों। यानी ये जो 10 कर्तव्य थे उसके अंदर ये टैक्स वाला शामिल नहीं था। यानी इनमें जो ये 10 कर्तव्य हैं इनमें से किसी को हटाया नहीं गया है, बल्कि इसमें एक कर्तव्य और भी जोड़ दिया गया बाद में। अब आज के संदर्भ में अगर हम बात करें कि जो 51 क्या है उसके अंदर हमारे मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो वो है 11। यहाँ एक बार आंकड़ों को वापस देख लीजिएगा। स्वर्ण सिंह समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति ने बताया कि मूल कर्तव्य होना चाहिए, तो उसने कितने कर्तव्यों का सुझाव दिया था? उसने 8 कर्तव्यों का सुझाव दिया था, और उन 8 के अंदर कर अदायगी का भी शामिल था। अब देखिएगा दूसरा प्रश्न कि जब संविधान में संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ, 1976 वाला संविधान संशोधन हुआ, तो उसमें जो कर्तव्य शामिल किए गए उनकी संख्या कितनी थी? तो उनकी संख्या थी 10। अब वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में संख्या है 11। 51 के अंदर अगर आपसे फिलहाल पूछे जाए कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। तो देखिएगा 10 से 11 हुए, तो हमें अच्छे से जानते हैं कि एक बढ़ाना है तो हमें कोई ना कोई संशोधन करना पड़ेगा। तो कौन सा संशोधन हो गया? 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 का, और अनुच्छेद हुआ 51 का ट। इसके अंदर जो है 11वां मूल कर्तव्य शामिल किया गया दोस्तों। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि मूल कर्तव्यों से संबंधित संविधान संशोधन है तो वो कितने हो गए? 2 हो गए। कौन कौन सा? एक तो 42वां संविधान संशोधन 1976 जिसके द्वारा तो इनको जोड़ा गया था। दूसरा कि जब जोड़े गए थे तो इनकी संख्या 10 थी, वर्तमान में कितनी है? 11 है। तो 11वां कब जोड़ा गया था? 11वां जो है वो जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा।
पहले देखिएगा भाग कौन से में है, 4 क में ही है, सारे 4 क में ही है और अनुच्छेद 51 क में ही शामिल है, लेकिन इसमें और अनुच्छेद जो है वो जोड़ा गया था, वो था 51 क ट के द्वारा जो 11वां हमारा मूल कर्तव्य है उसको शामिल किया गया था दोस्तों। और 11वां जो हम जानते हैं कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए शिक्षा से संबंधित था। अब हम बात करें कि साम्यवादी जो देश हैं उनके अंदर सोवियत संघ जो है वो ऐसा पहला देश था जिसने अपने संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया। अब आपसे पूछा जाए कि विश्व के अंदर सबसे पहले किसने उल्लेख किया, तो हम मानते हैं कि सोवियत संघ ने किया था। और हम ये भी मानते हैं कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की जो व्यवस्था की गई है वो पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित मानी जाती है। जापान के बाद भारत दूसरा ऐसा लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक राज्य है जो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करता है। यूएनओ चार्टर के धारा 29(1) के तहत जो है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के साथ मूल कर्तव्यों का भी समावेश किया गया है, यानी जहां अधिकार होंगे वहां कर्तव्य होगा ही होगा। अगर हम कहें कि हमें ये अधिकार चाहिए तो उस अधिकार को लेने के लिए हमें कर्तव्य भी पालन करने पड़ेंगे, तब जाकर के दोनों का जो है बैलेंस रहेगा और समाज में बैलेंस रहता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है मूल अधिकार जो है वो ज़्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि मूल कर्तव्य अगर पालन नहीं करे तो उनके लिए किसी प्रकार के दंड का प्रावधान नहीं किया गया है दोस्तों। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि ये जो 11 मूल कर्तव्य हैं जो शामिल किए गए थे वो कौन कौन से थे दोस्तों। तो वर्तमान में संविधान के भाग 4 के, इनको बड़े अच्छे से याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 51 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक के कुल 11 मूल कर्तव्य हैं और वो कौन कौन से हैं। तो पहला है कि भारतीय संविधान का हम पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा जो है स्वतंत्रता के लिए जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था उसको प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श जो थे उस समय के, उनको हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करना चाहिए। पहला तो संविधान का पालन करें। दूसरा क्या कहता है कि जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हुआ करते थे उनको भी हमें हृदय में संजो करके रखना है और उनका पालन करना है। उसके बाद में देखिएगा भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की हमें क्या करनी है, रक्षा करनी है और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना है। चौथा क्या कहता है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी ऐसी कोई भी प्रथा चल रही है हमारे यहाँ जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है तो हमें उसका परित्याग कर देना चाहिए। दोस्तों ये अगर आप इनको ध्यान से देखें तो ये लगभग आपको सारी के सारी आदर्शात्मक बातें दिखाई दे रही हैं। आदर्श नागरिक बनने के लिए ये सारी जो है मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद में छठे हमारे मूल कर्तव्य की बात करें, हमारे सामाजिक जो संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा को समझें, उसके महत्व को समझें और उसका परिरक्षण भी हमें करना है दोस्तों। सातवां क्या कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, किसकी, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंदर वन, झील, नदी और वन्य जीव ये सारे शामिल हैं, इनकी रक्षा करें। उनका न केवल रक्षा करें, उनका संवर्धन भी करना है और सभी प्राणी मात्र के प्रति दया भाव भी हमें रखना है दोस्तों। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का हमें अपने अंदर विकास करना है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना, उसको सुरक्षित रखें और हिंसा से भी हमें दूर रहना है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। यानी हमारा संविधान हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम हमारे कार्यों के अंदर, गतिविधियों के अंदर बेस्ट कार्य करें, जिससे राष्ट्र जो है निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न से उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11वां जो हमारा मूल कर्तव्य है उसको बाद में जोड़ा गया था, वो क्या है कि जो माता पिता या संरक्षक हो वो 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों की जो आयु के जो बच्चे हैं उनको अपने बच्चों या प्रतिपाल्य
को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे। यानी जो भी संरक्षक है, माता पिता है, वो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करें। देखिएगा, संविधान जब हमें मूल अधिकार देता है, इतनी सारी चीज़ें देता है, तो वो हमसे अपेक्षा करता है कि वो हम जो है उसके लिए मूल कर्तव्यों का पालन करें। यानी ये हमारा दायित्व बनता है हमारे संविधान के प्रति, हमारे देश के प्रति। अगर हम एक अच्छा देश चाहते हैं तो हमें इन सभी चीज़ों का पालन करना चाहिए। अब हम कुछ एक जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इस पूरे टॉपिक की वो भी देख लेते हैं। तो वो है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। कौन से में शामिल किए गए हैं? 51 क अनुच्छेद कौन सा है? 51 क। और भाग कौन सा है? भाग है 4 क। अनुच्छेद 51 क और भाग 4 क। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को भूतपूर्व सोवियत संघ जो था उसके संविधान से लिया गया है। समिति कौन सी थी? तो वो थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। पहला अमेंडमेंट जो हुआ था, संशोधन जो हुआ था, वो 42वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा इसको जोड़ा गया। अब ये बात याद रखिएगा अच्छे से, जब नहीं है हमारे मूल संविधान में तो इसको जोड़ा जाएगा तो कोई ना कोई संशोधन करना पड़ेगा। वो कौन सा था? तो 42वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा तो क्या किया गया? जोड़ा गया। जोड़े गए थे कितने? 10 जोड़े गए थे। तो फिर 11वां कहाँ से आया? 11वां भी जोड़ा गया। जब जोड़ा गया तो फिर कोई ना कोई संशोधन भी हुआ। तो वो संशोधन कौन सा था? वो था 86वां। देख लो, इसके लगभग डबल के बराबर है। 42 का 2 गुना होता है 84 यानी 84, तो उससे मात्र 2 ज़्यादा हैं। तो कुछ एक अनुपात इस प्रकार से आप रख लेंगे तो कहीं ना कहीं याद रहने की संभावना ज़्यादा रहती है। संविधान में जो उल्लेखित मूल कर्तव्य हैं वो केवल भारत के नागरिकों के लिए है, ये भी याद रखिएगा, सबके लिए नहीं है। ये उल्लेखित जो हैं वो केवल भारत के नागरिकों के लिए हैं, उन्हीं से अपेक्षाएं की जाती हैं। और सबसे जरूरी बात कि यदि कोई नागरिक जो है मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसे उसके लिए दंडित भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये अपेक्षाएं हैं, आदर्शात्मक बातें हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। हमने आज की क्लास में 2 टॉपिक को डिस्कस किया, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। अगर क्लास सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, कोई क्वेरी हो, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और कुछ राय हो आपकी तो वो भी दे सकते हैं। सारे कमेंट मैं पर्सनली देखता भी हूँ और उनका रिप्लाई भी आपको दिया जाता है। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन वीडियो और कंप्लीट सिलेबस केवल आपको यहाँ इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई टॉपिक के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।